ओके आज हमने जो सबसे पहले चीज़ करनी है बेटा कि मैंने आपको ये कहा था कि अभी तक जितना भी हम काम कर रहे हैं ना, हमने जो डाटा फैच किया है वो डाटा फैच किसके ज़रिए किया है? नहीं, फैच एक्सियोस तो एक लाइब्रेरी है ही है ना, लेकिन बेसिकली हमने वो रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 की हेल्प से किया है। यानी हमने मैनुअल डाटा फैचिंग नहीं की, बल्कि हमने लाइब्रेरी के अंदर ही बिल्ट इन फैसिलिटी जो अवेलेबल थी, लोडर की फैसिलिटी, हमने उस लोडर से डाटा को क्या किया, फैच किया। अच्छा, मार्केट में ना ये सारी अप्रोचेस चलती हैं। रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 इतना पुराना नहीं है, तो इसलिए जब ये नया आया तो इसने ये एक हमें फैसिलिटी दी कि ये डाटा फैच करेगा। जब आप प्रोफेशनल या प्रोडक्शन लेवल ऐप में जाते हैं ना, तो दो बड़ी कॉमन अप्रोचेज हैं डाटा फैच करने की, बड़ी कॉमन और बड़ी रिकमेंडेड अप्रोचेज हैं कि वही अप्रोचेज यूज़ करनी चाहिए, मैनुअल अप्रोच यूज़ नहीं करनी चाहिए। एक अप्रोच है, एक लाइब्रेरी है आपकी रिएक्ट क्यूरी। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि जो बताएं नहीं बल्कि ये समझ लें कि जो किसी भी वेब एप्लीकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न्स में से एक कंसर्न है ना, वो है डाटा फैचिंग का। उसकी वजह यह है कि अगर आपकी वेबसाइट को बंदा ओपन करे और वो वेबसाइट 5 सेकंड ले डाटा शो करने में, तो हो सकता है यूज़र 5 सेकंड से पहले ही गायब हो जाए। ये जान के ये समझ के यार ये वेबसाइट तो लोड ही नहीं हो रही, इसकी अपनी स्पीड इतनी स्लो है तो बाकी क्या काम करेगी, या बहुत सारे और, क्योंकि यूज़र को हमने जल्द से जल्द जो है वो रिस्पॉन्स करना होता है अपनी वेबसाइट पे। दूसरी बात यह है कि वैसे ही एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस होता है कि आप किसी वेबसाइट के किसी बटन पे क्लिक करें और आगे वो 5 सेकंड या 10 सेकंड तक लोडिंग शो करता रहे। इट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, या सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से या कंसर्न्स में से एक कंसर्न है डाटा फैचिंग का। और डाटा फैचिंग का मतलब क्या होता है? सर्वर से डाटा लाना और अपनी आपकी एप्लीकेशन में लोड करना और उसका आप अपनी यूआई पे डिस्प्ले करना। अब यूआई पे डिस्प्ले करने वाला काम तो रिएक्ट कर रहा है, उसमें तो कोई मसला नहीं है, वो बहुत एफिशिएंट है। लेकिन अगर रिएक्ट को डाटा ही 5 सेकंड के बाद मिले तो फिर 5 सेकंड रिएक्ट ने तो लोड ही करना है, फिर और तो कोई हल नहीं है। इसलिए डाटा फैचिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये जो अभी अप्रोच डिस्कस करने लगा हूँ और 2 लाइब्रेरीज बताने लगा हूँ, ये लाइब्रेरीज किस लिए हैं? स्पेसिफिकली डाटा फैचिंग के लिए। और ये डाटा फैचिंग बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली और बहुत ज़्यादा क्विकली करती हैं। इनका जो डाटा फैचिंग में, यानी इन लाइब्रेरीज के अंदर डाटा फैचिंग के मैकेनिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो कैशिंग का मैकेनिज्म है। तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कैशे क्या भला होती है, या कैशिंग किसको कहते हैं। मेरे पास मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। ज़रा मैं थोड़ा सा इसको आपको डायग्रामेटिकली कैशे का कॉन्सेप्ट समझा दूं, क्योंकि कैशे 2-3 जगहों पे यूज़ होता है सिस्टम में। मेरे पास ये मेरा सर्वर है और ये मेरा क्लाइंट है। मैं यहाँ सॉरी, ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा सर्वर है। क्लाइंट से मैंने सर्वर पे रिक्वेस्ट की डाटा की। अब मिसाल के तौर पे वो डाटा बहुत ह्यूज अमाउंट में। सर्वर क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, रिक्वेस्ट को इंटरप्रेट करके देखेगा कौन सा डाटा चाहिए, वो सारा का सारा डाटा वापस क्या कर देगा, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। मिसाल के तौर पे इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, यानी रिक्वेस्ट सर्वर तक जाने में और रिस्पॉन्स वापस आने में 4 सेकंड लगे पहली दफ़ा। डाटा बहुत ज़्यादा ह्यूज है, ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स हैं मिसाल के तौर पे, तो ये 4 सेकंड लगे हैं इसको। ठीक। अब इफ देयर इज नो कैशिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड, अब यहां पे 2 बटन है, एक होम का बटन है जिसपे सारे प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही है, एक अबाउट का बटन है, एक सर्विस का बटन है। आप ये 4 सेकंड लगे हैं सारे प्रोडक्ट होम पे डिस्प्ले होने में। आप गए हैं कॉन्टैक्ट के पेज पे नेविगेट करके और वापस आए हैं कुछ देर बाद दोबारा होम के पेज पे। तो हमने लॉजिक ऐसी लगाई हुई है कि जब भी होम का पेज लोड होगा, दोबारा सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, दोबारा प्रोडक्ट लोड होंगे और दोबारा यहाँ पे आके डिस्प्ले होंगे। ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब है कि जब आप कॉन्टैक्ट के पेज से वापस होम के पेज पे आए तो दोबारा सर्वर को रिक्वेस्ट गई। कौन रिक्वेस्ट भेजता है? ये हमारे बिहाफ पे कौन भेज रहा है इस वक्त? लोडर, रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 रिक्वेस्ट भेज रहा है। बात समझ आइए नहीं? क्योंकि लोडर के अंदर हमने फंक्शन कस्टम दिया हुआ है ना, तो जब भी कोई कंपोनेंट माउंट होता है, लोडर किसके अंदर दिया हुआ है? होम के कंपोनेंट में दिया हुआ है। तो जब भी होम का कंपोनेंट माउंट होगा, माउंट का मतलब क्या है? ब्राउजर पे डिस्प्ले होने लगेगा। तो डिस्प्ले होने से पहले क्योंकि उसमें लोडर की प्रॉप है, तो वो लोडर की प्रॉप किधर जाएगी? लोडर के फंक्शन में जाएगी। लोडर के फंक्शन के अंदर क्या हुआ है? एपीआई कॉल हुई। ठीक है। तो जो ही दोबारा होम का कंपोनेंट माउंट होगा, अब मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं होम के कंपोनेंट में हूं,
होम के कंपोनेंट्स में कहां गया, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे, तो होम का कंपोनेंट अनमाउंट हो गया और अबाउट का कॉन्टैक्ट अस का पेज माउंट हो गया। ठीक है, माउंट होने का मतलब एक कंपोनेंट ऑफ हुआ, दूसरा कंपोनेंट इन हुआ, यानी एक कंपोनेंट ने दूसरे कंपोनेंट को रिप्लेस कर दिया। सिंपल, माउंटिंग और अनमाउंटिंग का मतलब ये। अब आप कॉन्टैक्ट अस के पेज से दोबारा होम के कंपोनेंट में गए तो होम का कंपोनेंट दोबारा माउंट होगा। माउंट होते ही पहला काम क्या करेगा, लोडर की प्रॉप देखेगा, लोडर के फंक्शन के अंदर जाएगा, एपीआई को हिट करेगा, दोबारा एपीआई जाएगी, दोबारा रिस्पॉन्स आएगा, फिर कितने सेकंड लेगा, 4 सेकंड लेगा। अब आप दोबारा ऑर्डर पेज पे चले गए या कार्ड के पेज पे चले गए, कार्ड पेज पे जाके सारा कुछ चेक एंड बैलेंस करके दोबारा आप होम पेज पे आए। अब दोबारा जब होम पेज पे आए, फिर होम का कंपोनेंट माउंट हुआ, फिर लोडर का कंपोनेंट फायर हुआ, फिर एपीआई कॉल गई, फिर 4 सेकंड लगे। बस समझ आई? अगर हमने ये मैनुअल काम किया होता ना तो यही होता। तो 3 रिक्वेस्ट करने से 3 एपीआई कॉल्स गई और हमें 12 सेकंड लगे, विच इज अ वेरी कॉस्टली थिंग। तो ये तो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, आपके जो होम के अंदर प्रोडक्ट्स हो रहे हैं वो चेंज नहीं हो रहे, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स तो वही है ना, फ्रीक्वेंटली तो चेंज नहीं हो रही ना, अनलेस के बैकएंड से कोई और प्रोडक्ट ऐड ना करे, तो वो जाहिर है थोड़े ही 4 सेकंड में या 10 सेकंड में इंटर करेगा। मे बी 2 दिन बाद 4 दिन बाद लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आए, नया स्टॉक है तो नए प्रोडक्ट इंटर करे। तो होना ये चाहिए कि जब भी होम का कंपोनेंट माउंट हो तो बार बार रिक्वेस्ट सर्वर पे ना जाए प्रोडक्ट्स की फेचिंग के लिए, बल्कि जो फर्स्ट रिक्वेस्ट में प्रोडक्ट्स फेच कर लिए उसको कहीं ये इंटरमीडिएट स्टोरेज या इंटरमीडिएट किसी आरजी स्टोरेज पे स्टोर कर ले। जब भी फर्स्ट रिक्वेस्ट आए सर्वर से प्रोडक्ट लेके वो कहां लोड कर दे, कैशे में रख ले। नेक्स्ट टाइम जब भी रिक्वेस्ट जाए सर्वर पे तो ये डायरेक्ट सर्वर पे जाने के बजाय पहले किस में देखे, कैशे को देखे कि क्या कैशे में प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं या डेटा पड़ा हुआ या नहीं पड़ा हुआ। अगर उसे कैशे में मिल जाए तो यहीं से लोड कर दे, और अगर कैशे में नहीं मिले या कैशे ज़्यादा पुरानी हो गई या कैशे में डेटा लोड होने के बाद सर्वर में कोई चेंज आई तो फिर क्या करें, 2-3 सीन्स हैं उसमें, आगे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज है, बिहाइंड द सीन खुद ही कैशे में बिहाइंड द सीन रिक्वेस्ट भेजता रहे या क्या करता रहे। बार अगर उसे प्रोडक्ट कैशे में ना मिले तो फिर सर्वर में जाए, पहली प्रायोरिटी क्या करे, वो कैशे में जाए। अब जब हम मैनुअल काम करते हैं ना तो हमें खुद कैशे की इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, जो कि टेक्निकल डिटेल है। लोडर या रिएक्ट राउटर डॉम ने लोडर की प्रॉप इंट्रोड्यूस कराने का पर्पस क्या था कि ये इंटरनली ऑटोमेटिकली डेटा को क्या कर लेते हैं, ये कैशे के साथ खेल रहे होते हैं। व्हाई इट इज सो फास्ट, ये क्या कर रहे होते हैं, कैशिंग मैकेनिज्म के साथ खेल रहे होते हैं। इवन जो रिएक्ट का सबसे बड़ा एज पॉइंट है ना, सॉरी रिएक्ट नहीं, नेक्स्ट जीएस का, वो उसकी डेटा फेचिंग टेक्निक्स और मैकेनिज्म है, और वो भी क्या करता है, बेसिकली कैशिंग स्ट्रेटेजीज को इनहांस करता है। नहीं, लोडर किसी और पर्पस के लिए, मिसाल के तौर पे आपने फर्स्ट रिक्वेस्ट की है, आपका सर्वर डाउन है या कोई और पर्पस, कोई और रीजन है, रिस्पांस नहीं आ रहा है या सर्वर स्लो है, तो फिर तो कोई हल नहीं है ना, फिर तो लोडिंग शो होनी है ना। लोडर का पर्पस कुछ और है, लोडर सिर्फ यूआई का धोखा है, असल चीज और है। समझ आई बात? यानी यूजर को सहारा देना है, रोके रखना है कि यार खाल जाओ थोड़ी देर, कुछ आ रहा है। ये टॉपिक उससे डिफरेंट है। डेटा फेचिंग समझ आ गई है। डेटा फेचिंग का मतलब सिर्फ ये है कि सर्वर से डेटा उठा के लाना, और बीच में कैशे का मतलब ये है कि बार बार, अच्छा ये कैशे डिफरेंट लेवल्स की होती है। कैशे आपके ब्राउजर में भी मेंटेन होती है, और कैशे थर्ड पार्टी, सीडीएन का नाम अगर आपने सुना हो, सीडीएन कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, तो बेसिकली वो सीडीएन भी कैशे ही होती है, समझे किस्म। वो आपके नियरेस्ट सर्वर, यानी अगर पाकिस्तान में बैठे हुए आप, तो आप जिस सीडीएन को यूज़ कर रहे हैं तो वो कहाँ से लोड होगा, आपके नियरेस्ट सर्वर से लोड होगा। ये पूरी आर्किटेक्चरल डिटेल है, लेकिन सिर्फ इस केस में सिर्फ इतना जान लेंगे कैशिंग मैकेनिज्म। ये हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डेटा फेचिंग का। तो डेटा फेचिंग का मैकेनिज्म एक तो हमने पढ़ लिया कि रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 हमें देता है और वो कैशिंग को इंटरनली खुद ही हैंडल करता है। ये आप जाके रिएक्ट राउटर डॉम 6 की डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे वो कैशिंग को हैंडल करता भी है नहीं करता, और अगर कहता भी है तो उसकी क्या स्ट्रेटेजीज और क्या मैकेनिज्म है। अब कैशे समझ आ गई आपको, यही काम होगा। ये काम करने के लिए या डेटा फेचिंग को एफिशिएंट और बहुत ज़्यादा फास्ट करने के लिए रिएक्ट में डेटा फेचिंग की 2 बड़ी फेमस लाइब्रेरीज हैं। उनमें एक है रिएक्ट क्वेरी
पावरफुल एसिंक्रोनस स्टेट मैनेजमेंट फॉर TS, JS, रिएक्ट, सॉलिड, ये 10 स्टैक क्यूरी है पूरा। लेकिन 10 स्टैक क्यूरी खुद भी किसको इंप्लीमेंट करती है या खुद भी किसको यूज़ करती है? रिएक्ट क्यूरी को यूज़ करती है। सो मैं स्ट्रेट अवे जाता हूँ बेसिकली रिएक्ट क्यूरी के अंदर। पता नहीं ये 10 स्टैक शायद इन्होंने कोई जॉइंट वेंचर तो नहीं कर लिया। ये रिएक्ट क्यूरी का सिंबल है, ठीक है। सो अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, जो कि अभी यहाँ पे जाएंगे, तो ये आपको बड़ी कहानियाँ वनियाँ बताएगा। लेकिन अब आप कहेंगे यार हम डाटा फेचिंग के लिए सारी लाइब्रेरी पढ़ते रहे, एक काम के लिए एक लाइब्रेरी, दूसरे काम के लिए दूसरी लाइब्रेरी। ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, एफिशिएंट लाइब्रेरी है, इसको देखना चाहते हैं तो बेशक देख लें। मैंने इसे यूज़ नहीं किया, लेकिन इट्स वन ऑफ द चॉइसेस। दूसरा काम यह है कि रिडक्स टूल किट जो हमने अब तक यूज़ की है वो खुद हमें डाटा फेचिंग की कैपेबिलिटीज़ देता है। और रिडक्स टूल किट जो हमें डाटा फेचिंग की कैपेबिलिटीज़ देता है उसमें दो अप्रोचेज हैं। एक है रिडक्स टूल किट के अंदर एक थर्ड पार्टी पैकेज हमें करना होता है जिसे हम कहते हैं ठंक, जिसे हम क्या कहते हैं? ठंक। और दूसरा है रिडक्स टूल किट क्वेरी जिसे हम बोलते हैं RTK। तो रिडक्स टूल किट क्वेरी ने इसी से इंस्पिरेशन ली हुई है, रिएक्ट क्यूरी से ही। लेकिन चूंकि हमें रिएक्ट क्यूरी के लिए अलग लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और अगर हम RTK क्वेरी रिडक्स टूल किट क्यूरी यूज़ करेंगे तो वो रिडक्स टूल किट क्यूरी ऑलरेडी हमारे रिडक्स के अंदर बिल्ट इन मौजूद होती है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो डाटा फेचिंग की टेक्निक्स यूज़ करेंगे वो दो करेंगे, एक रिडक्स टूल किट विद ठंक और एक रिडक्स टूल किट क्वेरी। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ नहीं, 2 महीने 18 को हो गए ना। अच्छा, एक हफ्ता और है, यानी आप कहते हैं एक हफ्ता और मैं फ्रंट एंड में लगा लूँ। चले कोई बात नहीं, 2 दिन लगेंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे। RTK क्यूरी भी खत्म हो जाएगी, और RTK क्यूरी तो सिर्फ अगर आपको पूरा रिडक्स का फ्लो समझ आ गया ना तो इन दोनों चीज़ों में सिर्फ मेरे हमें आधा घंटा लगना है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। 7 मिनट है, 7 मिनट में हो जाएगा एटलीस्ट। रिडक्स टूल किट हो जाएगा, ठीक है। फिर टूल किट क्यूरी को देख लेंगे। करना क्या है, कुछ याद नहीं करना, कुछ रटा नहीं लगाना, फ्लो पता होना चाहिए आपको। फ्लो मैं समझा रहा हूँ, बाकी आपने डॉक्यूमेंटेशन को देखना है, ठीक है। सो लेट्स सी। एक फंक्शन है क्रिएट एसिंक ठंक। ये फंक्शन किस में मौजूद है? रिडक्स का पार्ट है, रिडक्स का पार्ट है। आपने सिर्फ इसको किस लिए यूज करना है, यानी क्रिएट एसिंक ठंक की जरूरत क्यों है? कोई भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन रिडक्स के अंदर रहते हुए परफॉर्म करना, ठीक है। अगर आप ठंक या रिडक्स, ये ठंक की डेफिनेशन देखें तो ठंक का मतलब ही होता है कोई डिलेड फंक्शनलिटी परफॉर्म करना। लफ्ज ठंक का मतलब क्या होता है? अ डल हैवी साउंड सच एज मेड बाय वगैरह। तो आप हैवी साउंड के बजाय हैवी टास्क समझ लें, डिलेड टास्क समझ लें, ठीक है। तो अब वो कहता है जी कि आपने सबसे पहले सिंपली क्या करना है, आपने अपने एग्जिस्टिंग स्लाइस में चेंज करना है, अपने एग्जिस्टिंग स्लाइस में चेंज करना है। आई रिपीट। तो अब जितना भी डाटा फेचिंग मैकेनिज्म जो आपका उसमें है लोडर से हो रहा है, मैं वो लोडर रिमूव कर दूंगा और इसको रिप्लेस कर दूंगा विद लोडर। इसलिए गौर से देखना है कि मैं चेंजेस क्या क्या करूंगा। सिर्फ सब कुछ ये लिखा हुआ है। सबसे पहले ये कह रहा है जी कि आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है विच इज क्रिएट एसिंक ठंक। लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी गो बैक टू माई कार्ट नहीं, बल्कि अब मुझे एक और रिड्यूसर बनाना है। किस काम के लिए? प्रोडक्ट्स के लिए। नहीं, प्रोडक्ट्स का गेट ऑल प्रोडक्ट्स, गेट सिंगल प्रोडक्ट, डाटा फेचिंग उसी में होगा ना। तो मुझे क्या बनाना है? एक और फीचर। क्योंकि देखिए मैंने कहा था प्रोडक्ट लिस्टिंग एक फीचर है, ऑर्डर मैनेजमेंट एक फीचर है, कार्ट मैनेजमेंट एक फीचर है, यूजर मैनेजमेंट एक फीचर है, ठीक है ना। तो हमने कार्ट मैनेजमेंट फीचर देख लिया। तो अब हम फीचर क्या कहाँ लिखेंगे? फीचर के फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे क्या देखेंगे, क्या बनाएंगे हम जी? DUCTS, प्रोडक्ट्स कह लें या प्रोडक्ट्स लिस्टिंग कह लें? जी ऑन है। इस प्रोडक्ट्स में मैं क्या बनाऊंगा? एक प्रोडक्ट क्या बनाऊंगा? बोले ना, जल्दी से बोले ना। प्रोडक्ट स्लाइस बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? प्रोडक्ट स्लाइस, प्रोडक्ट स्लाइस डॉट JS। इसमें मैं क्या करूंगा टाइम बचाने के लिए? सिंपल ये वाला स्लाइस पूरा का पूरा कॉपी करके प्रोडक्ट के अंदर आके पेस्ट कर दूंगा।
अब आपको ये भी समझ आ गई है कि कब स्लाइस बनाना है और कब नहीं स्लाइस बनाना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पेस्ट हो गया, सिंपल। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, सबसे पहले आपको पता है कि ये अरे आएगी, क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट करें यहाँ पे इसे अरे, तो इनिशियल स्टेट क्या होगी इसकी अरे। सब कुछ खुद ही डिसाइड होता जा रहा है ना, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। अब यहाँ पे आप इसे क्या कह लें, प्रोडक्ट स्टेट या प्रोडक्ट्स स्टेट। इसको उठा के आप इधर पास कर दें, इसको उठा के आप क्या कर लें, प्रोडक्ट्स कह दें। ऑल क्लियर हो जाएगा ना, प्लूरल में खुद ही स्मार्ट नाम देना, प्रोडक्ट्स। और इनिशियल नेम, ये स्लाइस क्या हो जाएगा जी, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट स्लाइस कंसिस्टेंट। जहां एक दफा अगर एक जगह प्रोडक्ट्स यूज किया तो सारी जगह प्रोडक्ट यूज करें, बेहतर है। वैसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब ये क्या करेंगे जी, ऐड टू कार्ट तो नहीं, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। अंदर वाले काम हमने बाद में करना है। और दूसरा एक्शन क्या होगा जी, गेट प्रोडक्ट बाय, आपका भी बिल्कुल ठीक नाम है, मैं ये नाम देना पसंद करूंगा, ठीक है। और दिस इज गोइंग टू बी स्टेट एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्शन। क्लियर हो गया जी। और क्या करना है हमें, ये जो यहां से इंपोर्ट होने हैं ये दो चीजें होनी है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गेट ऑल प्रोडक्ट्स और गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। बाद में जितने भी एक्शंस बनाएंगे वो सारे हम एक्सपोर्ट करते रहेंगे, आपको पता ही है ये फ्लो सारा। फिलहाल ये चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट स्लाइस चाहिए, सॉरी प्रोडक्ट स्लाइस डॉट एक्शंस चाहिए और ये कार्ड स्लाइस डॉट एक्शंस चाहिए और सब कुछ ओके हो गया। सॉरी स्टोर में डालेंगे बाद में, पहले ज़रा हम एसिंक्रोनस लॉजिक तो यही इंप्लीमेंट कर लेना। अब बारी है, ये तो काम है अब तक जो हम कर चुके हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब भी यूजर गेट ऑल प्रोडक्ट्स का एक्शन कॉल करे तो रिक्वेस्ट कहां जाए, सर्वर पे, डेटा फेच करके कहां जाए, कहां लेके आए, लोकल स्टेट में। समझ आई बात? तो ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन रिडक्स तो परफॉर्म बाय डिफॉल्ट नहीं करता, उसके अंदर ठंक करेगा। उसके लिए मैंने आपको ये तरद्दुद दिया हुआ है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट एसिंक ठंक हो गया। दूसरे नंबर पे आपने सिंपली क्या करना है, वेरी वेरी सिंपल काम है, आपने इस क्रिएट एसिंक फंक्शन को कॉल करना है। ये दो पैरामीटर्स लेता है। पहला पैरामीटर ये लेता है एक, देखिए फर्स्ट क्रिएट अ ठंक, पहला पैरामीटर लेता है एक्शन। इस एक्शन को आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी का, ठीक है। मैं जरा यहां साथ साथ करके दिखाता हूं। मैं यहां पे आऊंगा, अलग फाइल में भी कर सकते हैं ठंक, अलग फाइल में भी क्रिएट कर सकते हैं और ठंक इसी फाइल में भी क्रिएट। ठंक इज अ फंक्शन, ठंक क्या एक तो फंक्शन, अगर अलग फाइल में क्रिएट करेंगे तो वहां से एक्सपोर्ट करके यहां इंपोर्ट कर लें, वरना इधर ही क्रिएट कर लें, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा जी, कॉन्स्ट, नाम की इंस्पिरेशन भी यहीं से ले ले, फेच प्रोडक्ट्स ठंक, और ये फंक्शन कॉल करेंगे, बिल्ट इन फंक्शन जो है। ये दो पैरामीटर लेगा। पहला पैरामीटर क्या लेगा, एक्शन। एक्शन क्या होगा हमारा, PRODUCTS। उसके एक्शन क्रिएट करने का स्टाइल यही था ना, पहले वो इस रिसोर्स का नाम देता है जैसे उसने यूजर दिया हुआ है, और स्लैश उस एक्शन का नाम देता है, ठीक है, जैसे इसने ये दिया हुआ है फेच बाय आईडी स्टेटस, तो मैं प्रोडक्ट्स और क्या कहूंगा, स्लैश फेच। ये आपकी मर्जी का नाम हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि जो एक्शन क्रिएटर या एक्शन के नाम जो वो रखता है आप वही रखें, बेहतर है। और दूसरा पैरामीटर क्या करता है, ये कहता है जी कि आपने लाइन ब्रेक कर लें जस्ट रीडेबिलिटी के लिए, अदरवाइज इसके आगे ही कर सकते हैं। दूसरा पैरामीटर ये कहता है जी कि एक फंक्शन होना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए, एसिंक फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमने नेटवर्क की रिक्वेस्ट वैसे ही एसिंक्रोनस करनी होती है। एसिंक्रोनस के लिए क्या जरूरी है, फंक्शन एसिंक से स्टार्ट हो। जब फंक्शन एसिंक से स्टार्ट हो तो उसके अंदर अवेट तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें अगर तो मैं इस पूरे फंक्शन को कॉपी कर लूँ, या इसको कॉपी करूँगा तो आप कंफ्यूज होंगे, ज़रा यहीं देख लें, क्योंकि उसने फेच बाय आईडी किया हुआ और नए ड्रामे रचाए में। मैंने कहा जी ए,
और ये बेसिकली फंक्शन उसने एसिंक दिस 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 दिस, नॉर्मल फंक्शन है ना, जैसे नॉर्मल लिखते हैं हम, सिर्फ पीछे क्या लिख दिया है, एसिंक लिख दिया है। तो आप बेशक चाहें तो इसे डायरेक्ट फंक्शन के कीवर्ड के साथ भी लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या आएगा, क्या पैरामीटर लेगा, बेसिकली ये कुछ भी नहीं लेगा, ठीक है। अगर आपने सिंगल इंडिविजुअल यूजर फेच करना है तो फिर तो आप आईडी पास करेंगे, क्योंकि यही आईडी आपने एपीआई में भेजनी होगी। तो हमने क्या करना है अभी, फेच ऑल प्रोडक्ट्स, कुछ भी नहीं करेगा। सिंपली आप क्या करें, जो नॉर्मल हम जैसे नॉर्मल एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं, कॉन्स्ट रेस एरो फंक्शन कॉल बैक ही होता है ना, यानी कॉल बैक फंक्शन में आप फंक्शन के कीवर्ड के साथ भी फंक्शन लिख सकते हैं और एरो फंक्शन भी लिख सकते हैं। ये है एरो फंक्शन एज अ कॉल बैक। कॉल बैक फंक्शन होता क्या है, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करें, वो चाहे आप फंक्शन के कीवर्ड के साथ लिख दें, चाहे आप एरो फंक्शन लिख दें। तो आप, मैंने ये लिख दिया, आप सिंपली चाहें तो ये लिख दें। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जब आप फंक्शन में दूसरा फंक्शन बतौर पैरामीटर पास करते हैं तो फिर फंक्शन का नाम नहीं देते, सिर्फ इतनी निशानी याद रखें। तो आप ये वाला काम कर लें या आप दूसरा वाला काम कर लें जो मैंने अभी किया, आप इसी को रख लें, ठीक है। इसके अंदर आगे मैंने करना क्या है, अवेट एक्सियोस डॉट गेट, और यहां पे जाके गेट एंड पॉइंट पे वो रिक्वेस्ट भेज दें। वो एंड पॉइंट की रिक्वेस्ट हमारी कहां पे है, हमारी लोडर में, और लोडर फंक्शन हमने होम कंपोनेंट के अंदर ही लिखा हुआ है। सो लेट्स गो बैक टू दी होम, और ये लोडर फंक्शन, ठीक है। तो अब हम जब ये वो इंप्लीमेंट कर लेंगे तो फिर हम इसको हटा देंगे और एसिंक ठंग जो है हमारा काम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जाएं और ये जाएं, बस इतना काम है। और आखिरी स्टेप में आपने क्या करना है, इसमें वो जो रिस्पॉन्स डेटा देगा वो आपको रिटर्न कर देना है, ठीक है। सो रिटर्न res डॉट डेटा, दैट्स इट। समझ आ गई बात, ये आपका ठंग बन गया। ठंग क्या होता है, कुछ भी नहीं है भाई, एक सिंपल फंक्शन है, लेकिन उसमें सिंपल फंक्शन से थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ये है कि वो एक स्पेशल चीज रिटर्न करता है, यानी वो दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर क्या लेता है, नेम ऑफ द एक्शन, जो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। दूसरा पैरामीटर क्या लेता है, एक एसिंक्रोनस फंक्शन, जिस फंक्शन ने डेटा फेचिंग करनी होती है। अब हम कहेंगे सर सिर्फ सिंटैक्स में फ़र्क आया है, काम तो फिर भी मैनुअली हो रहा है, हम खुद डेटा फैच कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसे रिएक्ट ऑटोडॉम वर्जन 6 से उठा के रिडक्स के अंदर ले आए, इतनी प्रोग्रेस हुई है अभी तक। अब मुझे ये बताएं, मुझे ना बताएं बल्कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो थंक का फंक्शन है ना, फेच प्रोडक्ट्स थंक, या थंक को छोड़ दें, आप सिर्फ फेच प्रोडक्ट्स कर लें। ये फेच प्रोडक्ट चूंकि एसिंक्रोनस फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो एसिंक्रोनस फंक्शन रिटर्न क्या करता है वैसे, जब भी आप एसिंक्रोनस फंक्शन का रिस्पांस क्या होता है, प्रॉमिस होता है। प्रॉमिस की स्टेट्स कितनी होती हैं, फुलफिल्ड, पेंडिंग, रिजेक्टेड। समझ आ गई बात, बस इतना काम करना है आपको, ये 3 स्टेट्स पता होनी चाहिए। अब आपने यहां पे आना है, तो एक तो ये है कि ये रिड्यूसर्स हैं। जब आपने कोई एसिंक्रोनस लॉजिक रखनी होगी ना, तो आपने ये एक्शंस एसिंक्रोनस के रिड्यूसर्स में नहीं देना, बल्कि क्रिएट स्लाइस एक तीसरा पैरामीटर लेती है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स। और ये काम आपने, ये जो सारा का सारा काम है, ये किस में करना है, एक्स्ट्रा रिड्यूसर में करना है। याद रखिएगा, जब तक आपके किसी भी रिडक्स में एसिंक्रोनस लॉजिक नहीं होगी तो एक्स्ट्रा रिड्यूसर को जरूर करने की ऐसी जरूरत नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर आपकी लोकल स्टेट है, सारा कुछ लोकल है, तो फिर आप रिड्यूसर्स के अंदर एक्शन डिफाइन करेंगे, और अगर आपकी ये एसिंक्रोनस फंक्शनलिटी है तो फिर आप कहाँ आएंगे, एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स में आएंगे। समझ आ गई ये बात। अब जरा दोबारा यहाँ पे जाएं, और दोबारा यहाँ आने के बाद इसने रिड्यूसर्स के अंदर ही किया हुआ है, बल्कि सॉरी, इसने एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स के अंदर किया हुआ है। उसने रिड्यूसर्स को खाली छोड़ा हुआ और सारा काम किस में किया हुआ है, एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स। अब जो एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स की लॉजिक है ना, वहाँ पे फिर एक और थोड़ी सी रॉकेट साइंस है।
एक्स्ट्रा रिड्यूसर जस्ट लाइक अबव एक्शंस एक फंक्शन लेता है। ये बाय द वे कॉल बैक फंक्शन नहीं है, ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नेम है और प्रॉपर्टी नेम में एक फंक्शन है। इसमें ये एक पैरामीटर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है जिसे हम बिल्डर कहते हैं। नाम फिर मैं वही कह रहा हूँ, नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन बिल्डर उसकी कन्वेंशन है, तो आप भी क्या दे देंगे, ये लाजमन इसमें ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता है बिल्डर नाम। तो इस बिल्डर में आखिरी चीज BUILDER बिल्डर, और इस बिल्डर को इस्तेमाल करके अब मुझे बताएं कि ये जो फेच का ऊपर हमने फंक्शन बनाया फेच प्रोडक्ट्स, तो हमें 3 पॉसिबिलिटी रिटर्न करता है ना, या तो यानी प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो प्रॉमिस किस हालत में होगा, या पेंडिंग में होगा, या फुलफिल्ड में होगा, या रिजेक्टेड में होगा। तो हमने बिल्डर डॉट ऐड केस का बिल्ट इन फंक्शन है, इसमें हमने ये दिखाना है, यानी 3 केसेस ऐड करने हैं, और यही 3 केसेस ऐड, प्रॉमिस अभी पेंडिंग में है, प्रॉमिस अभी फुलफिल्ड है, या प्रॉमिस अभी रिजेक्टेड है। तो ये तीनों केसेस आप यहां पे करेंगे, कहां पे, ऐड केस में। जब ऐड केस में आए तो आप फेच प्रोडक्ट्स जो भी आपका ठंग फंक्शन है वो लिखें डॉट PENDING, समझ आई बात। और दूसरे पैरामीटर में ये फिर एक फंक्शन लेता है, कॉल बैक फंक्शन। मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ, ये सिंटैक्स मुझे भी याद नहीं है और मैं बार बार डॉक्यूमेंटेशन में देख रहा हूँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये इतना कोई कॉम्प्लेक्स है। आई कैन अंडरस्टैंड इट्स अ कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसीलिए इसके बाद RTK क्यूरी आई है जो इस कॉम्प्लेक्सिटी को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देती है। लेकिन चूंकि ये मेरा फर्ज है कि RTK क्यूरी पे जंप करने से पहले आपको RTK की फिलॉसफी बता दूं, ताकि आपको पता लगे इसमें मुश्किल क्या है, और फिर आपको ये भी पता लगे RTK क्यूरी क्यों आई है, इन मुश्किलात को आसानियों में बदलने के लिए। अब जरा गौर से देखें, एक दफ़ा फिर फ्लो देख लें। सिर्फ 2 एडिशंस की हैं कि जब भी हमने कोई एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, क्रिएट एसिंक ठंग नंबर 1। उसके अंदर एक फंक्शन रिटर्न होगा और वो बिल्कुल वही मैनुअल डेटा फेचिंग की लॉजिक करेगा। ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और प्रॉमिस की 3 स्टेट होती हैं, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। दूसरा पॉइंट, हमने अपने क्रिएट स्लाइस में एक तीसरा प्रोजेक्ट, ये एक पूरा ऑब्जेक्ट लेता है ना, इस ऑब्जेक्ट की तीसरी प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराई, एक्स्ट्रा रिड्यूसर। और एक्स्ट्रा रिड्यूसर बाय डिफॉल्ट बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट हमें दे देता है। हम उस बिल्डर के ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर ऐड केस का बिल्ट इन फंक्शन है, और उसमें तीनों पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं, बिल्डर डॉट ऐड केस, ठीक। फिर यहां पे आके आप दोबारा दूसरा केस ऐड कर लें, बिल्डर डॉट ऐड केस, और ये आप दे दें इट्स काइंड ऑफ वही फेच प्रोडक्ट्स डॉट फुलफिल्ड। जब ये फुलफिल्ड हो तो फिर ये वही कॉल बैक फंक्शन देगा लाइक दिस। और तीसरा केस फिर करें बिल्डर डॉट ऐड केस, और ये क्या देगा, फेच प्रोडक्ट्स, ये वही फंक्शन जो हमने लिखा है। डॉट की तीसरी कौन सी पॉसिबिलिटी रह गई है, रिजेक्टेड। जब ये रिजेक्ट होगा तो जो भी रिजेक्शन की इंफॉर्मेशन होगी वो इस फंक्शन में अवेलेबल होगी। जब पेंडिंग होगा तो पेंडिंग की इंफॉर्मेशन इस फंक्शन में अवेलेबल होगी। जब फुलफिल्ड हो जाएगा तो फुलफिल्ड की इंफॉर्मेशन इस फंक्शन में अवेलेबल होगी, और जब रिजेक्टेड होगा तो रिजेक्टेड की इंफॉर्मेशन इस फंक्शन में अवेलेबल होगी। बहुत तरद्दुद नहीं है ना। इन तीनों में क्या क्या अवेलेबल होगा, वही चीज जो ऊपर अवेलेबल थी, स्टेट, एक्शन, फिर स्टेट, एक्शन, और फिर स्टेट, एक्शन। अब यहां पे ये क्या कह रहा है कि जब ये फुलफिल्ड होगा, इसने सिर्फ एक केस दिया हुआ है, कौन सा, फुलफिल्ड वाला, तो स्टेट और एक्शन दोनों मौजूद हैं। उसने क्या कहा, स्टेट डॉट एंटिटीज डॉट पुश, यानी हमारी इनिशियल एंटिटी जो थी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारा क्या है, स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट पुश। तो हम कहेंगे जी कि स्टेट, सॉरी ये पेंडिंग में नहीं करना हमने किस में करना है, फुलफिल्ड में। स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट पुश
और पुश में क्या करना है, एक्शन डॉट पेलोड। तो अब ये वाला ठंक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, हमें मैन्युअली जाके डॉट देन करके प्रॉमिस से निकालने की कुछ जरूरत नहीं है, ये खुद ही प्रॉमिस रिटर्न करके इसको दे देगा और ये केसेस चेक करेंगे कि वो पेंडिंग है, फुलफिल्ड है, रिजेक्टेड है। अगर वो फुलफिल्ड है तो जो कुछ भी उसमें डाटा आया होगा वो उसने किधर दे दिया होगा, पेलोड में, और वो इधर पेलोड में आएगा और स्टेट बन जाएगी। अब यहां पे एक और चीज, इन दोनों केसेस को कैसे देखा जाए, पेंडिंग वाले को और रिजेक्टेड वाले को। तो आप यहां पे 2-3 प्रॉपर्टीज और इंट्रोड्यूस कर दें। अगर प्रोडक्ट्स आए तो प्रोडक्ट्स की अरे फिल हो जाएगी, और अगर प्रोडक्ट्स ना आए तो इसने यहां पे क्या दिया हुआ, दूसरी प्रॉपर्टी लोडिंग। लोडिंग आइडियली कुछ भी नहीं हुआ अभी, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ काम, आप इसे नल कर दें, इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग कर दें, कुछ भी कर दें। उसने कहा आइडल, तो मैंने भी कहा आइडल, अभी रिक्वेस्ट गई ही नहीं। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ERROR, और इसको बाय डिफॉल्ट क्या कर दें, नल कर दें। अब जरा गौर से सुनिएगा, हमारी इनिशियल स्टेट पहले सिंपल थी, फिर हमने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स की। आज हमने, क्योंकि API के रिस्पॉन्स में पॉसिबल है कि प्रोडक्ट्स आए, ये भी पॉसिबल है कि एरर आए, और ये भी पॉसिबल है कि अभी वो बीच वाली स्टेज पे। तो बीच वाली स्टेज को हम किस तरह टैकल करेंगे, लोडिंग को टैकल करेंगे। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा, अगर ये पेंडिंग है तो फिर क्या करें, स्टेट डॉट लोडिंग, स्टेट डॉट लोडिंग की इनिशियल वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है ना, तो हम अपडेटेड वैल्यू भी क्या देंगे, जो मर्जी यूज कर लो, लोडिंग। अब जब तक ये पेंडिंग में है तो हम 3 काम करेंगे, स्टेट डॉट लोडिंग इक्वल्स टू दिस, स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स इज एम्प्टी स्ट्रिंग, अभी तक लोड हो रहा है तो लोड हो रहा है तो प्रोडक्ट की क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, और एरर का मतलब स्टेट डॉट एरर इक्वल्स टू नल। जब तक लोडिंग पे है तो सिर्फ हमने कौन सी स्टेट सेट की है, ये, बाकी दोनों एम्प्टी। जब प्रोडक्ट्स आ गए तो पहले क्या करो, सॉरी पहले करो या बाद में करो, प्रोडक्ट आ गए तो इसको क्या कर दो, जो भी पेलोड आया उसको पुश कर दो, बाकी दो फिर क्या कर दो, यानी एरर भी नहीं आया तो एरर को क्या कर दो, नल कर दो, और लोडिंग को क्या करो, इनिशियल स्टेट पे ही रहने दो, आइडल। हाँ, ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। बाज़ औक़ात आप इस तरह की इंप्लीमेंटेशन हुई भी देखेंगे। अच्छा, अब ऐसा भी होता है ना कि समटाइम पहली अटेम्प्ट के पे डाटा ना मिले और एरर शो कर दे, दूसरी अटेम्प्ट पे डाटा मिल जाए तो फिर डाटा भी होगा, एरर भी होगा। तो हम एहतियात में क्या कर रहे हैं, अगर इस सेकेंड अटेम्प्ट में डाटा लोड हो रहा है तो अगर एरर पहले से लोडेड है उसे क्या कर दे, क्लियर कर। समझ बात। आखिरी चीज पे, यहां पे अब देखें, यहां पे भी एरर नल है, यहां पे भी एरर नल है, यहां बाकी दोनों नल होंगे और एरर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पे ये काम कर दें, और एरर भी आएगा तो किस में आएगा, ऑब्वियसली पेलोड में ही आएगा ना। तो यहां पे क्या कर दें, इसको भी दोबारा से क्या कर दें, आइडल कर दें। प्रोडक्ट्स जाहिर है एरर में है तो एरर में प्रोडक्ट क्या होगा, एम्प्टी अरे ही होगा, और इसको क्या कर दें, एक्शन डॉट पेलोड। थोड़ा सा बेहतर हुआ है कुछ, क्योंकि हमारा कोड ऑर्गेनाइज हो गया है। कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन हो तो हमें मतलब जिधर चाहे यूज कर लें। दूसरा फायदा यह है कि ये कैशिंग कर लेता है इंटरनली बिल्ट इन मैकेनिज्म्स के थ्रू। लेकिन इसका सिंटैक्स ना फिर भी थोड़ा सा लंबा है, ट्रिकी है, मतलब सब कुछ आपको फिर भी मैनुअली करना पड़ रहा है। सब कुछ अगर नहीं भी तो बहुत सारा स्टफ मैनुअल करना पड़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, यस RTK क्वेरी करनी चाहिए, ठीक है।
नहीं, वो GraphQL क्यूरिंग लैंग्वेज है, वो स्टेट मैनेजमेंट नहीं है। अगर आपको इसमें GraphQL यूज करना है ना, तो आप पता है क्या, सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने के लिए Axios के बजाय क्या यूज करेंगे, GraphQL। वो डाटा लेके वापस आपको दे देगी, आपको फिर वो कहाँ स्टोर करनी पड़ेगी, स्टेट मैनेजमेंट फिर भी करनी पड़ेगी। हाँ, होगा इधर ही। स्टेट मैनेजमेंट अलग चीज है, GraphQL इज नॉट अ स्टेट मैनेजमेंट। GraphQL जब मैं आगे चल के थोड़ा सा अपने सर्वर पे रिक्वेस्ट करूंगा, तो बहुत कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट होगी कि एक ही रिक्वेस्ट में आपको 4 रिसोर्सेज से डाटा चाहिए। तो अगर नॉर्मल रेस्टफुल एपीआई होगी तो आपको 4 डिफरेंट रिक्वेस्ट्स करनी पड़ेंगी। अब मिसाल के तौर पे एक ही रिक्वेस्ट पे आपको 10 रिसोर्सेज से डाटा चाहिए। फेसबुक की एक पोस्ट है, उसमें आपको पता है कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए। एक तो पोस्ट की इंफॉर्मेशन सर्वर से फेच करनी है, दूसरे पोस्ट के कमेंट्स फेच करने हैं, तीसरे पोस्ट के लाइक्स फेच करने हैं, चौथे पोस्ट के रिएक्शंस फेच करने हैं, पांचवा पोस्ट के शेयर्स चेक करने हैं, छठा पोस्ट के स्टैटिस्टिक्स सर्च करने हैं। चीजें देखने में कितनी सिंपल है, ठीक है। अब जब आप नॉर्मल रेस्टफुल एपीआई स्ट्रक्चर यूज करते हैं ना, ये वाला, तो फिर आपको कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़े, ये एक एग्जांपल दिया है, दिस माइट नॉट एग्जैक्टली फिट, 6 रिक्वेस्ट करनी पड़ेंगी एक रिसोर्स के लिए। हियर इज द प्लेस वेयर GraphQL कम्स इनटू प्ले। एक ही सर्वर कॉल से, एक ही एपीआई कॉल से 6 के 6 रिसोर्सेज फेच करके लाएगा GraphQL। अब जब वो फेच करके ले आएगा तो क्लाइंट पे फिर भी आपकी जिम्मेदारी है उसको हैंडल करना। तो GraphQL का ये काम है कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो रिक्वेस्ट का मैकेनिज्म है, क्यूरी करने का मैकेनिज्म है ना, वो उसको सिंप्लीफाई करता है और बहुत ज्यादा एफिशिएंट करता है। इसीलिए GraphQL बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड चीज है और बहुत ज्यादा एंटरप्राइज लेवल की ये बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज होती है। और जिसको GraphQL आता है उसको बहुत बड़ा एज भी होता है जॉब इंटरव्यूज में। और बार खैर, अब जितने सवाल करते रहेंगे फिर कंफ्यूज ही होंगे उल्टे। तो अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब ना आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन से देखकर ये इसकी यानी स्टोर में जाके इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसको इनपुट करना है, ये सारा कुछ यहाँ हुआ होगा। मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मुझे स्ट्रेट अवे मिल नहीं रहा कहीं। लेकिन चूंकि अगर हम RTK क्यूरी यूज करें तो फिर हम इसको डायरेक्ट यहीं पे इतना छोड़ देते हैं, आपको पता लग गया कि ये कैसे यूज होना है, और हम मूव करते हैं किस पे, RTK क्यूरी पे। सॉरी, कल करेंगे ना, टेंशन ना ले, मुझे पता है तो पहले ही टेंशन में था कि ये भी ना कर, लेकिन मैंने कहा चले एक से तो जान छुड़ाते हैं ना, कुछ ना कुछ तो कर ही ले। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जरूर कीजिएगा एक दफा प्रैक्टिस, क्योंकि आपको नहीं पता कि जब आप जॉब पे जाएंगे तो आपको कौन से प्रोजेक्ट पे लगाया जाएगा। हो सकता है आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे लगाया जाए जिसमें पहले से इंप्लीमेंटेड हो ठंक, ये ठंक बेस्ड लॉजिक। तो आपको ये फ्लो पता होना चाहिए, बाकी तो मेरी तरह आप डॉक्यूमेंटेशन कोई कॉपी पेस्ट मारेंगे, मुझे पता है। ये देखें, ये पूरी एग्जांपल जो मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा था, बिल्डर डॉट एड केस। अच्छा, ये मैंने कॉमा दिया है, वो कॉमा नहीं देगा, ये चेनिंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, चेनिंग कर रहा है। मेरी सिंटैक्स में थोड़ी सी गलती है, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ये एक ही बिल्डर लगा रहा है और एक बिल्डर के साथ डॉट करके चेन कर रहा है सारों को, ठीक है। बिल्डर बार बार यूज नहीं कर रहा, ठीक है। बिल्डर डॉट एड केस ये वाला चलेगा या ये वाला चलेगा या ये वाला, एक वक्त में एक ही केस चलेगा। स्विच वाली बात है, अगर स्विच स्टेटमेंट आपको पता है तो बरा। तो पहले देख लें उसने क्या किया, एक्स्ट्रा रिड्यूसर में बिल्डर लिया और ऊपर उसने ये वाला फेच यूजर बाय आईडी करके उसने एसिंक फंक्शन करके सारा कुछ यहाँ हैंडल कर लिया। और फिर उसने किया हुआ जी कि फेच यूजर बाय आईडी, वही फंक्शन नेम, अगर वो पेंडिंग स्टेट में है तो क्या करे, इफ स्टेट डॉट लोडिंग इक्वल्स टू आइडल, तो उसको क्या कर दे, एडिशनल चेक्स लगा दिए उसने, आप भी ये कर सकते हैं। तो स्टेट डॉट लोडिंग में पेंडिंग कर दे और स्टेट डॉट करंट यूजर आईडी और उसमें ये कर दे। फिर ऐड केस फेच यूजर बाय आईडी फुलफिल्ड हो तो ये कर दे। ये सारी लॉजिक फुलफिल्ड के केस में है कि उसने स्टेट डॉट लोडिंग को आइडल कर दिया, दोबारा स्टेट डॉट एंटिटीज डॉट पुश को पे लोड कर दिया और स्टेट डॉट करंट यूजर आईडी को अनडिफाइंड कर दिया, सेम चीज। फिर उसने ऐड केस में अगर रिजेक्टेड हो गया तो फिर उसने क्या किया, दिस स्टेट लोडिंग दिस, फिर उसने आइडल कर दिया एक्शन डॉट एरर। अब मे बी के ये जो ठंक है ना, ये एरर के केस में आपको एक्शन की एरर की प्रॉपर्टी देता है, इसलिए उसने क्या लिख दिया डायरेक्ट एक्शन डॉट एरर। इसका मतलब है कि जो ठंक है वो ऑटोमेटिकली एक्शन के अंदर एरर की प्रॉपर्टी सेट करता है। तो आप यू कैन सेफली यूज दैट। और फिर उसने ये यूज करके भी बताया है, जहां आप यूज करेंगे फेच यूजर बाय आईडी, यानी यही ठंक जो आपने यहां से एक्सपोर्ट किया है,
कहीं है पता नहीं, जहाँ भी है, तो वो आप यहाँ यूज़ करेंगे और ये पूरी फुल फ्लेज एग्जांपल यहाँ मौजूद है। और जब आप इसे यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, ये देखें इंपॉर्टेंट चीज़, यूज़ सेलेक्टर में जाके उसी तरह स्टेट को सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको 3 चीज़ें देगा, डेटा, लोडिंग और एरर। और आप मैनुअली चेक करेंगे अगर एरर है तो ये कर दो। ये देखें शो टोस्ट, तो वो ये भी टोस्टिफाई वाली जो एग्जांपल बताई, तो आप इसे एटलीस्ट एक दफ़ा कोशिश ज़रूर करेंगे। क्रिएट एसिंक थंक, और मुझे कल बताएंगे कि आपने क्रिएट एसिंक थंक डेटा फैचिंग एटलीस्ट एक रिसोर्स के लिए, प्रोडक्ट के लिए कंप्लीट कर लिए। तो ये स्टोर में भी ये कॉन्फ़िगर स्टोर में रिड्यूसर, ये वही चीज़ है, एग्जैक्टली वही चीज़ है। और ये आपको नहीं करनी, डोंट डू दैट। ये भी नहीं करनी, ये भी नहीं करनी, और एग्जैक्टली वही तरीका है। वो नहीं थे ना, वो अब नहीं चलेंगे ना। ये अगर हमने एसिंक्रोनस काम करना है तो ये नहीं चलेंगे। ये रिड्यूसर नहीं थे एक्शन से, इसको खाली छोड़ दें बस, ठीक है। और ठीक होगी बात। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जी कि यार अभी अब देखना ही है ना, तो आप देख लें मेरी बजाय, थोड़ा सा काम तो आप भी कर लो ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा यहाँ पे, तो मे बी आप इसको देख लीजिएगा।